दिस इज़ केशव सिंह फ्रॉम बुक बेट एकेडमी। आज का जो ये वीडियो है, जैसे कि मैंने आंसर की डाला हुआ था और आंसर की से बहुत लोगों ने हेल्प लिया है और उन्होंने बोला था सॉल्यूशन वीडियो भी, और मैंने भी बोला था कि सॉल्यूशन वीडियो बहुत जल्दी ही आपको दूंगा, क्योंकि पूजा का समय था तो थोड़ा सा डिले हो गया है, पर सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये सॉल्यूशन वीडियो जो है आप पूरा देखिए। सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा गया है, कितना पूछा गया है, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम लोग एग्ज़ामिनेशन का अप्रोच रखें, ये सारा कुछ मैं आपके वीडियो के बीच में बताते रहूँगा किस तरीके से करना है। तो अब हम लोग बिना किसी देरी के इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ निकल के आता है। तो सबसे पहला कि मैंने आपको बताया कि जो आंसर की था वो मेरा सेट नंबर सी का था, सेट सी। और सेट सी या ए बी सी डी आपका 4 सेट होते हैं और चारों सेट में क्वेश्चन सेम ही होते हैं, लेकिन सीक्वेंस उनका ऊपर नीचे होता है। ऑप्शन जो है वो आपका एक ही क्रम में रहता है, यानी सीक्वेंस में रहता है। ऑप्शन का ए बी सी डी, चाहे क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाए लेकिन ए बी सी डी सेम रहता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि क्या हमारा आउटकम निकल के आता है सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन को बनाते हुए। तो जैसे कि एलिमेंट्री मैथ्स का ये वीडियो है, थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इसको ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, सबको आपको पता चलेगा कि किस तरीके से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जो कि आपका एक ग्राफिकल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपका आंसर भी मार्क कर रखा है, तो जो लोग आंसर देख रहे हैं वो तो आंसर की वाला वीडियो देख ही चुके हैं, तो आंसर भी मार्क्ड है। अब ये आंसर आया कैसे है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको बोला है कि ए बार ग्राफ शोज द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन किलोज टन और किलो टन बाय ए कंपनी बिटवीन 1995 एंड 2000 और 1995 के बीच में कितना किलो टन प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में बात किया गया है। तो आपको पूछा है क्वेश्चन में कि एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा 95 से 2000 में। तो 95 से लेकर 2000 तक का बीच में एवरेज प्रोडक्शन निकालना है अगर, तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काइंडली यहाँ देखिए। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि सभी का सम करना पड़ेंगे। तो 25 + 40 + 60 + 45 + 65 + 50 आपका टोटल ये हो गया। और उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो इसको जब आप प्लस करते हैं तो आपको 25, 45, तो यहाँ पे 65 और 60 125 एंड 45 आपका हो गया 125 एंड 45 आपका 270 एंड 65 235 एंड 50 285 बाई 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 47.5, और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसी तरीके से जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं तो द पाई चार्ट गिवन बिलो डिपिक्ट्स द रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 4 मैचेस। 4 मैचेस में उनका रन है। तो 4 मैचेस का रन क्या क्या है देखो, आप अगर इसको जूम करते हो तो 65, 25, 30 और 80 है। आपको बोल रहा है कि अगर फाइंड द परसेंटेज स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन 4th मैच। 4th मैच में क्या परसेंटेज है। 4th मैच यानी कि यहाँ देखो, 4th यानी कि ये वाला है, ये 4th है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक जो है मैच 1 है, मैच 2, मैच 3 एंड मैच 4। मैच 4 का परसेंटेज क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपका परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखो कितना है। सबसे पहले तो वो स्कोर कितना है जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, 25 बाई टोटल स्कोर कितना है 200, तो ये कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। और परसेंटेज में इसको फॉर्मूला भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो x% इंटू टोटल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x लिख सकते हैं। तो आपका परसेंटेज में चेंज करना है, यानी x/100 कर दो, इंटू टोटल आपका 200 है, और वैल्यू ऑफ x यानी कि परसेंटेज का वैल्यू कितना है 25 है, तो आप इस तरीके से डाल देंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ये देखो 25 ये x है, 200 इधर गया तो आपका डिवाइड हो जाएगा, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा,
इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड है वो इंटू हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कितना 2, और 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 इसका आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि बोल रहा है कि कॉस्ट द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन द सिटी रिप्रेजेंट। कॉस्ट ऑफ लिविंग बताया गया है एक सिटी का, और आपको बताना है कि इंटरवल 160 और 170 और 160 के बीच में क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा। तो देखो 160 यहाँ होगा, 170 यहाँ होगा, और कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका यहाँ पे आ रहा है बीच में, यानी कि ये आ रहा है कितना, डी का वैल्यू कितना है 12। तो इस वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 54 क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन क्या आएगा ये देखिए। तो आपको बोल रहा है कि द हिस्टोग्राम्स गिवन बिलो डिपिक्ट्स द मार्क ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास। मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका मार्क्स है, और ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग अबव 90 से ज़्यादा मार्क्स है, तो 90 यहाँ पे है, 90 से अबव मार्क्स कितना है बच्चे के पास है, तो ये यहाँ पे आंसर आता है 5। इसका ऑप्शन होगा 5 करेक्ट। 54 का आंसर जो है वो कितना है 5 है। उसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 55 पे जाते हैं तो आपको पूछा है हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन इज़। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर का, आप थोड़ा सा देख ले, एक मिनट। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे देखो 2/3 आपको ऐसे रखा है, पाई ऐसे रखा है, और आर के जगह पे 3.5 हो जाएगा और क्यूब हो जाएगा। क्योंकि इसको कैलकुलेट किया नहीं गया है तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है वही है, 2/3 पाई 3/5 क्यूब। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस तरीके से 55 हो गया। 56 का आंसर क्या आने वाला है ये देखिए। 56 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बोला है क्वेश्चन 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरीके से होना है ये देखिए। सबसे पहले आपको ना फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इस फॉर्म का फॉर्मूला होना चाहिए। इसका फॉर्म का फॉर्मूला होता है, अगर मिनिमम वैल्यू आपको निकालना पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो जैसे ये जो फॉर्मूला है ना इस पे बेस है, a sin x प्लस a cos x प्लस b sin x प्लस c। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है ऐसे का, तो इसका फॉर्मूला होता है -√a² प्लस b² प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, मिनिमम वैल्यू का ये फॉर्मूला आप लेके चलेंगे। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो आप लेके चलेंगे a² प्लस b² प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये आप लेके चलेंगे। मैक्सिमम इक्वल टू नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू होगा आपका 0 से इक्वेट कराया हमने, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू क्या आना चाहिए, उसका फॉर्मूला हमारे पास है इस तरीके से। इसको मिनिमम को 0 मत करो, मिनिमम वैल्यू ऑफ आप लिख सकते हैं a cos x प्लस b sin x प्लस c, और यहाँ पे 0 मत लिखो, इसको भी कर दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x प्लस c। ये मिनिमम का फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम का फॉर्मूला है। तो क्योंकि हमको मिनिमम पूछा है तो हम क्या करेंगे, देखिए मिनिमम क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 3 cos x है प्लस 4 sin x है प्लस 8 है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो मिनिमम वैल्यू हो सकता है -a² प्लस b² प्लस 8। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है आप देखो, a² की जगह पे आप डालो कितना 3, a ये है
3 का स्क्वायर प्लस बी 4 का स्क्वायर प्लस 8 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, √9 + 16 + 8। अब √9 यानी कि √25, 9 + 16 का मतलब हो गया √25 और यहाँ पे है 8। तो यहाँ पे आ रहा है कितना, √5 का वैल्यू आएगा, √25 का वैल्यू आएगा 5, क्योंकि माइनस साइन है तो -5 हो जाएगा और +8 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3। अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो आप पॉजिटिव के साथ डाल देंगे, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा, देखो पॉजिटिव वैल्यू का साथ में, अगर पॉजिटिव वैल्यू होता तो ये कितना आता, 13 आता। क्योंकि हमको मिनिमम पूछा है तो नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को। इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है, अगर जैसे c का जो भी वैल्यू दिया है वो 8 लिख दिया हमने और फिर उसमें माइनस कर देंगे जो x और cos x के आगे जो कोफिशिएंट है और उसके आगे जो कोफिशिएंट है उसको माइनस कर देंगे उसका रूट को। तो आप शॉर्टकट में डायरेक्ट ये पूरा नहीं लिखने से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ था, पर इसको बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है। कैसे नहीं है, देखो आपको बोला है एक आदमी है जिसने ₹2.4 kg वाला शुगर यूज़ किया है और ₹4 वाला शुगर यूज़ किया है। लेकिन किस तरीके से, 2.4 वाला यूज़ किया है और ₹4 वाला यूज़ किया है, लेकिन जो इसका रेशियो है वह 1:3 है। यानी कि जो कम दाम वाला है उसका रेट, उसका मिक्स भी कम किया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा वाला को मिक्स भी ज़्यादा किया है। तो हम लोग ना एक काम करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं जिस पे इसको हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि ये वैल्यू जो होता ना, ये वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आप इसको अगर हम लोग 10 के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो कि 1:3 का मतलब क्या हो गया, 10 और 30 मान लो, ठीक है, कि 10 kg और 30 kg उसने यूज़ किया है। एक वैल्यू ले लिया हमने, अपना से एजम्पशन ले लिया 10 और 30 kg। तो मान लो अगर 1 kg का दाम 2.4 है तो 10 kg का दाम कितना हो जाएगा, 24 रुपीज़ हो जाएगा। अगर 1 kg का दाम 4 रुपया है तो 30 kg का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल 40 kg आपका शुगर है और उसका रेट कितना है, तो 144 रुपीज़। कितना है, 144 रुपीज़। तो मिक्स 10 kg और 30 kg को मिक्स किया है, उनका प्राइस आ गया एक। अब 40 kg का अगर प्राइस कितना है, 144 है, तो 1 kg का प्राइस कितना होगा, 144 डिवाइडेड बाई 40, यानी कि ये वैल्यू हो गया 1 kg का प्राइस हो गया वो आपका 3.6 रुपीज़ आया। कितना आया, 3.6 रुपीज़ आया, 3.6 रुपीज़ आया, ठीक है। अब आपका बोल रहा है कि अगर, यानी कि ये तो कॉस्ट प्राइस आ रहा है, एक मिनट, ये तो 1 kg का कॉस्ट प्राइस आया है ना। तो CP कितना है, CP है मान लो 3.6 kg। आपको पूछा है SP कितना होगा अगर प्रॉफिट जो है वो आपका 25% लेगा। तो आपको पता है कि SP निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 25/100 करना होता है। यानी CP आपका 3.6 आया और ये हो जाएगा 125/100। 125/100 का मतलब होता है 5/4 और 5/4 का मतलब होता है 4 से ये कटेगा 0.9 टाइम्स में, 0.9 इंटू 4 आपका कितना हो गया, सॉरी 5 कितना हो गया, 4.5। यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर B है। तो आपका ऑप्शन नंबर B आ गया। अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपको बोल रहा है कि अगर 5x + 4y इज इक्वल टू 22 है और x इंटू वाई, XY का वैल्यू है 6 रुपीज़, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा चीज़, ठीक, x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा।
अब आपको करना क्या है, देखो इसको आप एजम्पशन पे मार सकते हो, इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हो, लेकिन एजम्पशन पे मारने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो एक्स वाई का मतलब क्या हुआ है, एक्स इंटू वाई, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है आप सोच के देखो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 और 6 हो सकता है। और कोई फैक्टर आएगा, और कोई फैक्टर आएगा नहीं। तो आप क्या करो, ये 2 और 3 का वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ठीक है, आगे पीछे, और 1 और 6 का वैल्यू पुट करके देख लो। अगर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा काम हो जाएगा। अगर मान लो हम x का वैल्यू 2 लेते हैं और y का वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 5x का वैल्यू हो गया, और 4y इसका वैल्यू क्या आ रहा है, मान लो 2 ले लिया तो कितना हो गया 10, और ये हो गया कितना, ये हो गया 3 का हिसाब से 12, ये कितना हो गया 22 आ रहा है ना, 22 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, कन्फर्म हो गया। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो आप 2 माइनस 3 कर दो, 2 माइनस 3 कितना आता है, -1, ऑप्शन हो गया -1, ठीक है। इसको आप बनाना चाहते हैं तो 2 वेरिएबल से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बनाने का तरीका ये भी दिखा दूँ मैं, 4y = 22, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, xy से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, मान लो x का वैल्यू निकाल लिया और क्या आ गया 6/y, तो आपने इसको पुट कर दिया पहला वाला इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको पुट कर दिया यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा 5 6y + 4y = 22, है ना, =22। तो यहाँ से आ गया कितना 30/y + 4y = 22। फिर आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30 + 4y² डिवाइडेड बाई y = 22। फिर आप इसको भेजेंगे उस तरफ, y को उस तरफ भेजेंगे तो 30 + 4y² =22y हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अरेंज करेंगे तो 4y² - 22y + 30 = 0, और आप इस हिसाब से y का वैल्यू निकाल लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, y का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ये कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से काम चल जाता है, 2 वेरिएबल का ऑप्शन से काम चल जाता है, आप वहीं से कर लो, सबसे बेस्ट तरीका, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें क्या दिया हुआ है, 3√7 + √28 - 63, इसका आंसर क्या है। तो देखो ये हो गया 3√7, इसका वैल्यू आएगा क्या, इसको अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या बनेगा, देखो 28 का फैक्टर करोगे तो 2, या यहाँ करके देखो 28 का फैक्टर करो 2 14 2 7, ये आ रहा है ना, 2 2 7 आ सकता है इसको, है ना। उसके बाद अगर आप 63 का फैक्टर करेंगे तो 63 का फैक्टर क्या आएगा, 63 का फैक्टर क्या आएगा, 3 से मान लो, 3 3 21 3 7, यानी कि इसका जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 3 × 3 × 7, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है 3√7, यहाँ पे आपका 2 × 2 का रूट आ जाएगा 2, और 7 क्या, क्योंकि पेयरिंग नहीं बना रहा है, 7 पेयरिंग नहीं बना रहा है तो 7 अंदर रह जाएगा। यहाँ पे भी 3 आपका स्क्वायर बना रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा और 7 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट है, तो 2√7 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। 59 का आंसर क्या है, 60 का आंसर क्या है, 60 का आंसर क्या है, ये आप देखिए, 60 का आंसर है x = 7 + 4√3 दिया हुआ है। Then find the value of x plus x - 1, मतलब पावर -1 है, तो पावर -1 का मतलब होता है x + 1/x का वैल्यू, x + 1/x का वैल्यू। तो यहाँ पे ये x⁻⁻1 का मतलब हो गया, x तो x है, और x का पावर -1 का मतलब होता है कि 1/x, अगर x का पावर -2 होगा इसका मतलब 1/x² होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये डाल चुके हैं, ठीक है। अब आप चुपचाप यहाँ पे x का वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू कितना है 7 + 4√3 +
1/x का वैल्यू डालेंगे तो 1/x का जो वैल्यू होगा ना वो यहाँ पे आने वाला क्या है, वो आने वाला है 7 माइनस 4√3, ये आने वाला है। ठीक है, 1/x सिंपल सा वैल्यू आता है। कैसे आएगा, तो जब भी आपको कोई नंबर दिया हो उसका उल्टा साइन के साथ ले लो और डिवाइडेड बाय, ये रैशनलाइज, आप रैशनलाइज करके भी निकाल सकते हो, एक ही वैल्यू आने वाला, और डिवाइडेड बाय आप क्या करो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये रैशनलाइज करने का तरीका है। किस तरीके से रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज में ये आता है आप कितना भी स्टेप कर लो फाइनल स्टेप यही आने वाला है। तो मैं उसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ आपको कि क्या हो रहा है। तो आपका x तो आ गया जो है, और 1/x का वैल्यू अगर आपको लिखना है ना तो आपको क्या करना होगा कि जो भी वैल्यू आपका x का लिखा हुआ है उसका उल्टा साइन के साथ ले लो, यानी मिडिल का साइन जो होगा ना वो उल्टा ले लो, ले लिया उल्टा। उसके बाद नीचे बाई क्या करो, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वही स्क्वायर करो और यहाँ जो लिखा है वही स्क्वायर कर लो। ठीक है, आपका आंसर सीधा सीधा आ रहा है 4√3 प्लस, देखो यहाँ 7 माइनस 4√3 है। ठीक है, 4√3 है, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर होता है 49, 4√3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, यानी 16 3 जा 48। ठीक है, तो नीचे आपका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3 बाई 1। अब 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं है तो क्योंकि ये उल्टा हो गया तो आपका आंसर क्या आ रहा है 14 आ रहा है। देखो बहुत लोग इसमें रैशनलाइज पूरा करते हैं, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव है तो पूरा रैशनलाइज करने का क्या ज़रूरत है, उसका शॉर्टकट याद कर लो ना। सबसे बेस्ट शॉर्टकट क्या होता है, देखो अगर मैं बोलूँ ना कि बता भाई x का वैल्यू अगर 2 प्लस √3 है, ठीक है, और x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, x 1/x का वैल्यू, तो x का वैल्यू जो भी लिखा हुआ है वो लिख दो चुपचाप। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद प्लस 1/x का वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है कि ये जो लिखा है ना इसका साइन उल्टा कर दो। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यानी 4 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ज़्यादातर केस में 1 आ जाता है। ठीक है, और आपको क्या करना है 3 कैंसिल करो और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाता है। लॉन्ग मेथड तो स्कूल में करते हैं। ठीक है, स्कूल थोड़ी दे रहे हो। चलो आगे देखते हैं क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, 60 हो गया, 61 का क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या है, देखो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन ए सेंटर। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, मीडियन क्या होता है, तो मीडियन वो लाइन है जो कि थर्ड लाइन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया, और ये 3 तरह से बनेगा, इधर से भी बनेगा तो ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ से जाएगा तो ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और जो पॉइंट मिलता है ना ये आपका सेंट्रॉइड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये और ये पार्ट आपस में 2:1 रेशियो में होता है, 2:1 रेशियो में, 2:1 रेशियो में होगा। तो इसका आंसर होगा 2:1 रेशियो। 1:2 नहीं लेना है, 2:1 लेना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, यहाँ पे बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है B/H, यानी बेस इंटू हाइट। बेस का वैल्यू आपको AB दिया हुआ है, AB ये बेस है ना, ये बेस है, ये या ये कोई भी बेस ले लो, है ना। अगर AB का वैल्यू दिया है तो बेस भी वैल्यू उतना ही होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये। तो बेस का वैल्यू कितना हो गया 6, और हाइट कितना हो गया, हाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, यानी कि 30 आंसर हो गया। तो 30 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, सबसे पहले तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, ये देखो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। क्योंकि क्वेश्चन में एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, यानी कि 240 दिया हुआ है, हाफ D1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है D, एक डायगोनल का वैल्यू कितना है 16 है, और दूसरा डायगोनल का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, वही तो निकालना है हमको। तो ये आ गया कितना 8 इधर जाएगा डिवाइड करेगा 240 को, 8 डिवाइड कर दिया, D2 का वैल्यू आ गया डिवाइड करने के बाद कितना 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर है आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद 64 क्वेश्चन नंबर 64, एक सर्कल है, टेंजेंट
सर्कल को कहाँ टच करता है, कितने पॉइंट पे टच करता है, तो टेंजेंट ये होता है, एक पॉइंट पे अगर टच कर रहा है वो टेंजेंट है, 2 पॉइंट पे टच करेगा तो उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड। ये भी याद रख लीजिए, ये टेंजेंट है, ये सेकंड है, 1 पॉइंट टेंजेंट, 2 पॉइंट सेकंड, ठीक है, ये आप याद रख लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, अगर दो सर्कल आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हो एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे एक्सटर्नली अगर कॉमन पॉइंट होता है एक्सटर्नली, तो इस तरीके से बनेगा। तो इस पर कितना टेंजेंट बन सकता है? तो देखो, एक टेंजेंट तो ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है, ये 3 ही बन सकता है, और तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इधर बनाओगे तो ये इधर चला जाएगा, इधर बनाओगे तो इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कितना बन सकता है? 3 बन सकता है। आप इसी हिसाब से कितना भी सर्कल ले लो, कॉमन टेंजेंट बनाने का बात होगा तो उस हिसाब से आप टेंजेंट बना के देख लेना, चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितना बनने वाला है। तो इसका आंसर क्या है? 3 है। इसका आंसर क्या था? 1 था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? 66 कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर कितना होगा? तो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 20 इंटू 15 इंटू 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा, 3600 सेंटीमीटर क्यूब। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, अब आपको बोला वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अब यहाँ पे देखो, पिरामिड जिसका हाइट 2 है और बेस कितना है? 3 है। तो पिरामिड क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, देखो बेस स्क्वायर है, सॉरी बेस आपका स्क्वायर है, स्क्वायर है। पिरामिड होता है जिसका पॉइंटेड हो, जैसे ना ऐसे पॉइंटेड कोई चीज़ होता है उसको पिरामिड बोलते हैं, अगर पॉइंटेड नहीं है तो उसको प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंटेड है, और क्योंकि बेस आपका क्या है? स्क्वायर है, तो अगर हम इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। ये क्या है? स्क्वायर पिरामिड। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, सर इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो वॉल्यूम का एक जनरल फार्मूला होता है बेटा, एरिया इनटू हाइट। ये क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है। एरिया मतलब बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया मतलब ये नीचे जो है ना वो, तो बेस कौन से शेप में है? स्क्वायर, तो हम लोग बोलेंगे ए स्क्वायर इनटू हाइट कितना होगा? हाइट तो आपको दिया हुआ है, हाइट, ठीक है। ए साइड दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? साइड दिया हुआ था 3 का स्क्वायर, और हाइट कितना दिया हुआ है? 2, यानी कि 9 इंटू 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18 आ गया। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ कोई भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम का जनरल फार्मूला क्या होता है? एरिया बाय हाइट। लेकिन अगर पॉइंटेड टॉप होगा ना तो उसको डिवाइडेड बाय 3 भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखो, डिवाइडेड बाय 3 भी करना होता है। इसका एक एग्जांपल मैं, डिवाइडेड बाय 3 इसका फॉर्मूला में आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि अगर पिरामिड होगा तो डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है। कैसे? जैसे आप कोन देखते हैं ना, कोन का भी फॉर्मूला में देखते हो आप, कोन का फॉर्मूला में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये पाई आर स्क्वायर बेस एरिया है, देख रहे हो, और हाइट होता है, और उसको डिवाइडेड बाय क्या करते हैं आप? 3 करते हैं। तो अगर कोन वाला को आप देखते हो, ध्यान है कि इसका टॉप क्या है? पॉइंटेड है, यानी कि ये ना डिवाइडेड बाय 3 आपका जनरल फार्मूला में आप डाल लीजिए कि पॉइंटेड होगा तो डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाय 3 यानी इसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको फॉर्मूला को देखिए, एरिया इंटू हाइट तो होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको पिरामिड बोला ना, तो 1/3 लगा के आप उसको करिए तो बनेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस है बस। 1/3 आपका 18 आंसर आया था ना, 18 आया था, याद हो। एरिया कितना आया था? एरिया आया था ए स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर, और हाइट कितना था? 2 था। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 है, 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 6 आ गया। और तो एक चीज़ आपका यहाँ पे मैंने बताते समय में ये नहीं बताया था कि पॉइंटेड अगर होता है तो उसका डिवाइडेड बाई 3 भी होता है, ठीक। इसको हम लोग एक जगह पे लेके चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन कहाँ गया मेरा? क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, यहाँ है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। फॉर्मूला आपको यहाँ पे ना पिरामिड का ए स्क्वायर इंटू h/3 करके फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन वो फॉर्मूला आपको काम नहीं है। आप सीधा याद रखिए
कि अगर वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 3, अगर पिरामिड है तो। और प्रिज्म है तो उसका फॉर्मूला आगे मैं बताऊंगा प्रिज्म का केस में क्या होता है। प्रिज्म का भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, देखो अगर कभी भी सर्कल में ना सेंटर पॉइंट पे कोई एंगल बन रहा हो और उसी पॉइंट से अगर दूसरे आर्क पे कहीं एंगल बन रहा हो तो ये एंगल हमेशा इसका डबल होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एंगल सेंट्रल एंगल हमेशा डबल होता है आर्क वाले एंगल का, या फिर आर्क वाला एंगल हमेशा हाफ होगा सेंटर वाला एंगल का, कुछ भी आप ले लो। तो अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, ये 100 है तो ये 50 होगा, ठीक है। आप इस हिसाब से, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें कितना हो रहा है, इसका आंसर हमारे पास सीधा सीधा आ रहा है कितना, ऑप्शन नंबर बी 60, ठीक है। सेंट्रल एंगल जितना है उसका आधा होना है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये एंगल अगर मान लो 80 है तो सेंट्रल एंगल कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 160, कितना आएगा 160, ठीक। ये एक थ्योरम है, ये बोलते हैं कॉर्ड सस्पेंडेड एंगल टू द सेंटर एंड कॉर्ड सस्पेंडेड एंगल टू द आर्क, है ना। कॉर्ड फॉर्मूला लिख लो, कॉर्ड सस्पेंडेड at angle, sorry, chord suspend angle at center is always double of chord suspended angle at arc। यह हमेशा ऐसे रहेगा। chord suspended angle at the center का मतलब होता है ये, और आर्क पे होता है ये, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला में डाल के रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो में बताया हुआ था, अगर जिसने देखा होता वो क्वेश्चन को सीधा करके आता, ठीक है। कॉट थीटा, आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है, और यहाँ तो कोसेक थीटा था ही, कोसेक थीटा है ही। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो यहाँ भी कॉट थीटा है ही, तो कॉट थीटा कैंसिल, कोसेक कैंसिल, कितना आया 1 आएगा, सब कैंसिल हो गया तो कितना आया 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 70, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा अगर 2 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो इक्वेशन नंबर 1 है ना इसको स्क्वायर कर दो, यानी कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, दोनों साइड करेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, है ना। तो मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा ना a प्लस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 4। आपको पता है कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कॉस का वैल्यू होता है 1/सेक थीटा होता है, और यहाँ तो सेक थीटा है ही, तो सेक कैंसिल हो गया। यहाँ आगे वाला लिखता हूँ अभी, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ कितना आया 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और ये 2 इधर से उधर गया, जैसे इधर है ना 4 से ये 2 इधर गया तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आएगा कितना 2। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर बहुत लोगों ने 4 मारा था, शायद 2 स्क्वायर मारा था, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या कौन सा है, 2 है। क्या है, 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी का इन्वेस्टमेंट किया गया है 2:3 रेशियो में, और प्रॉफिट आया है जनवरी मंथ में, कोई भी मंथ में 10 लाख रुपए, कितना आया 10 लाख, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, ए का प्रॉफिट क्या होगा। तो ए का प्रॉफिट बनाना हो ना तो आपको सिंपली 2/5 कर दो, कितना कर दो 2/5। 2/5 का मतलब ए का रेशियो क्या होगा, देखो ए और बी का रेशियो ये है ना, तो ए का फ्रैक्शन ऐसे निकलता है 2/5।
ए का वैल्यू को ऊपर लिख दो और दोनों को प्लस करके नीचे लिख दो। अगर बी का पूछा होता ना तो आप लिखते 3/5। क्या लिखते हैं? 3/5। तो क्योंकि हमको ए का निकालना है तो आप इंटू 10 लाख कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये 5 से कटेगा, 2 लाख होगा, 2 इंटू 2 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 लाख। अगर 3 का निकालना होता, बी का निकालना होता तो आप इसको ऐसे करते, 5 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 लाख हो जाता है ना। तो आपको जिसका भी फ्रैक्शन बनाना है बहुत ईजी होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो आपको मैं इसका बहुत बढ़िया बढ़िया तरीका बता सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, अगर एक ट्रेन है जिसका डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर ये 30 से स्पीड चेंज होके 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है तो रेशियो, टाइम का रेशियो क्या बनेगा? टाइम का रेशियो क्या बनेगा? तो देखो, सबसे पहला वाला केस लो, ये वाला जो स्टार्टिंग में दिया है T1। T1 का केस क्या बनता है? 120 बाई टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 4। T2 का क्या बनेगा? T2 का क्या बनेगा? 120 डिवाइडेड बाई, इस बार स्पीड क्या है? 40 है, तो यहाँ पे आएगा 3, यानी रेशियो है 4:3। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर देखो, ए कैन डू अ वर्क इन 6 आवर्स। ए का 6 आवर्स टाइम लगता है, बी का 8 आवर्स टाइम लगता है। तो ए बी कितना टाइम लगाएगा? इसका फॉर्मूला आप सीधा सीधा लिख लो। कैसे निकलता है इसका? देखो, आपको ऐसे भी सिखाया होगा कि ए का 1 घंटा का काम होगा 1/6, बी का होगा 1/8 और उसको प्लस करो, उल्टा करो। वो फार्मूला आप सीधा फार्मूला लगाइए। ए और बी साथ में काम करेगा तो कितना टाइम लगाएगा? तो इसका फार्मूला ये होता है कि 6 × 8/6 + 8, ये कर दीजिए। 48, यहाँ पे कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 24/7 इसका आंसर है, ठीक है। सीधा सा आंसर आता है 6 और 8, 6 × 8 और 6 + 8, ये कर दो, आप शॉर्टकट में बना लोगे। इसका बेसिक तरीका तो अपना है ही, जो आप जानते हैं, ठीक है। बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो पे जाओ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। इसका क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है, यहाँ 9 कॉमन लीजिए तो यहाँ आता है sec² a - tan² a, और sec² a और tan² a का वैल्यू होता है 1, यानी कि आंसर आएगा 9। अगर आप इसको पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पता चल जाएगा। sec² a और -tan² a का फॉर्मूला है, इसका वैल्यू होता है 1, इसीलिए ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 × 9 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सॉल्यूशन है, आप देख लेना। 3-4 वीडियो पहले देखो, आप पेज पे आओ, 3-4 वीडियो पहले देखो, जो प्रीवियस 3-4 वीडियो है उसको देखना, उसी में आपको ये आंसर मिलेगा। कॉसेक पूरा ट्रिग्नोमेट्री कराया मैंने, 30 डिग्री -sec 60 डिग्री। यह कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, इसका आंसर आ जाएगा 0, है ना। डायरेक्ट आंसर पे है, डिपेंड करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3:4:5, ठीक है। तो ट्रायंगल का अगर इंटीरियर एंगल ऐसा है, मान लो कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, या कोई भी आप एक ले लो, ऐसे ले लो थोड़ा सा, 3, ये 4 और ये 5। तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल किसका बनेगा? देखो, इसका बनेगा, इसका बनेगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल ना, जब जो सबसे छोटा रेशियो है ना, उसका एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा बनता है, ठीक है। और ये सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा एंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल सबसे छोटा बनता है।
4 का भी एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 3 का वैल्यू कितना आना है, 3 का वैल्यू क्या आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो देखो 3 + 4 + 5 करो, कितना आता है, 3 + 4 + 5 कितना आ गया, 12। 12, हाँ 12 का वैल्यू 180 है ना, क्योंकि ये तीनों को प्लस करने से कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 12 का वैल्यू अगर 180 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1/12, सॉरी बाई 12, ठीक है। ये 12 इधर लेके चला जाओ, 12 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 15। अगर 1 का वैल्यू 15 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 15 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 45, यानी कि ये एंगल कितना है, 45। आपको पता है ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये अगर 45 है तो ये 135 होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों मिला के कितना होगा, 180, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में तो आप इसको जाने, डिटेल में जानिए, डिटेल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आप शॉर्टकट्स को अप्लाई कीजिए। शॉर्टकट्स तभी समझ में आता है। मैं बेसिक से लेके आपको शॉर्टकट तक, सभी तक जो भी आप पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले आपको बेसिक को जनरेट करना होता है, उसके बाद शॉर्टकट को सीखा जाता है, ठीक है। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा। तो देखिए बहुत लोग को पता नहीं है, ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, जो 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है, ये वाला पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है, ठीक है। तो राइट एंगल ऑफ द ट्रायंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 आपको बोला है पॉइंट 2 और 3 कौन से पे लाई करेगा, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड कीजिए, 2 और 3 सबसे बेस्ट हीट एंड ट्रायल। इसमें डाल के देखो 2 का वैल्यू, इसमें डाल के देखो 3 का वैल्यू आ रहा है क्या। पहला वाला में डाला है 5x माइनस 3y, यहाँ डाल के देखो 5 × 2 और 3 × 3 कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 9, इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि तो इसमें फिट नहीं होगा, ये इस ऑप्शन में फिट नहीं होगा। सेकेंड वाले में डालो 5x माइनस 2y, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, 5 × 2, 2 × 3, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 6, इसका आंसर आएगा कितना, 4। तो यहाँ पे फिट बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से कीजिए, सबसे बेस्ट है, ठीक। उसके बाद 5 years hence द एज ऑफ राम विल बी 3 times। 5 years hence का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 5 years का हैंस का मतलब होता है, 5 years हैंस का मतलब होता है आज से 5 साल बाद, यानी कि फ्यूचर में राम का एज और उसका सन का एज 3 times। राम इज़, मान लो ये राम है, राम कितना है, और उसका सन का एज x लेंगे, राम उसका 3 times होगा फ्यूचर में, ठीक है। कौन सा फ्यूचर में, 5 साल बाद, यानी आज से 5 साल बाद किसी का एज मान लो 15 है, तो अभी प्रेजेंट में उसका एज क्या आएगा, 5 साल बाद, प्रेजेंट में 5 साल बाद उसका एज है 15, तो प्रेजेंट में उसका एज कितना होगा, 10 होगा ना, तभी तो 5 साल बाद 15 बनेगा। यानी कि अभी प्रेजेंट एज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। देखो अगर 5 साल बाद किसी का एज 15 है तो प्रेजेंट एज कितना होगा, 10 होगा। तो इस प्रेजेंट एज निकालने के लिए आपने क्या किया है, इस एज में 5 माइनस किया, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेजेंट, अगर 5 साल बाद किसी का एज 3x है और x है, तो उसका प्रेजेंट एक्स क्या होगा, x - 5। राम का प्रेजेंट एज क्या होगा, 3x - 5, ठीक है। और 5 साल पहले यानी कि पास्ट में, ठीक है, सपोज किसी का एज 15 था, अभी 5 साल बाद उसका, अभी 5 साल बाद उसका एज 15 था, अभी उसका एज कितना होगा, 10 होगा ना। 5 साल बाद अगर किसी का एज 15 हो जाना है तो अभी उसका एज कितना होगा, 10 होगा। 5 साल पहले उसका एज क्या होगा, 5,
कितना होगा 5, क्योंकि और 5 माइनस हो जाएगा। तो अभी 5 साल पहले और 5 साल पहले यहाँ पे बोला है 5 ईयर हैंस 3 टाइम्स था, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में उसका एज ये है, और बोल रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले का एज क्या निकलेगा, और इसमें से 3x माइनस 5 से और 5 माइनस कर दो, x से 5 माइनस 5 कर दो, तो ये आपका एज आ जाएगा कितना, ये एज आ जाएगा 3x माइनस 10 और ये आ जाएगा x माइनस 10, ठीक है। इन दोनों का बीच में क्या रिलेशन बोला है कि राम विल बी 7 टाइम्स, राम वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो राम का एज क्या है, राम वॉज का मतलब होता है इक्वल टू, 7 टाइम्स का मतलब 7 इंटू ऑफ हिज सन, यानी सन का एज उस समय में जो भी था। तो 3x माइनस 10, 7x माइनस 10, तो ये हो गया 3x, 10 उधर चला गया, सॉरी ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा ना, 7 इंटू, ठीक है 70, तो ये 7 इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 70 प्लस 10, तो यहाँ पे आ गया माइनस 4x और यहाँ पे आ गया माइनस 60, है ना, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू आया 60 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 15, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा वापस से, आपका प्रेजेंट एज ऑफ क्या पूछा था, प्रेजेंट एज ऑफ राम पूछा है, राम का प्रेजेंट एज ये है ना, तो डाल दो इसमें 3x माइनस 5 में, तो 3 इंटू 15 माइनस 5 यानी कि 45 माइनस 5 कितना आ गया 40। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि एलडीसी में इससे इजी पूछा जाता था इसलिए इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन, मैथ्स का भी क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अप है, जीके तो थोड़ा सा लेंदी था ही, मैथ्स का क्वेश्चन भी आपका अप है। अब देखो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन जो है ना, कभी भी डिजिट रिवर्स करने का क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड लेंगे। क्या बोल रहा है वो देख लो। सबसे पहला 2 डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो सभी 18, 27, 36 सभी को प्लस करो, सबका 9 आ रहा है दोनों डिजिट, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 7 9, ठीक है, 3 प्लस 6 9, ठीक हो गया। अब बोल रहा है अगर हम लोग डिजिट को रिवर्स कर देता है, तो मान लो इसको आप रिवर्स कर देता है, ठीक है, 18 को रिवर्स कर देते हैं, यानी तीनों ऑप्शन अभी तक तो हमारा सही ही है। अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देते तो ये बन जाएगा 81, 27 बन जाएगा 72 और 36 बन जाएगा 63, ठीक है, रिवर्स कर दिया तो रिवर्स करने के बाद क्या बन रहा है, रिवर्स करने के बाद बोल रहा है 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, यानी कि जो पुराना नंबर था उसका 9 टाइम्स, और जो नया नंबर बन रहा है उसका 2 टाइम्स इक्वल होगा। तो जिस केस में ये होगा वही आपका आंसर है। देखो 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 कितना हो गया 162, और 81, सॉरी ये नीचे वाला 81 है, 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 भी कितना होता है 162, करेक्ट आ रहा है ना इस पे, इस केस पे करेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूसरा वाला केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसका 9 टाइम्स करने जाएंगे तो 9 इंटू 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 27 करेंगे तो आ जाएगा 243, और जो डिजिट रिवर्स करके आया है उसका डबल करो तो 253 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, उसका डबल तो कितना आ रहा है, उसका डबल तो कितना आ रहा है आप देख लो, उसका डबल कितना आ रहा है 144 आ रहा है, जो कि मैच नहीं हो रहा है। इसी तरीके 63 वाला भी मैच नहीं होगा, 36 और 33, तो इसका ऑप्शन है 80 का ए। 81 का, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹150 इज रेज बाय 10%, द न्यू प्राइस इज। तो देखो जब भी रेज इंक्रीज का परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ये याद रखना है, ठीक है, 100 प्लस जो भी आपका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, इनटू ओल्ड वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 110% हो जाएगा। ओल्ड वैल्यू आपका कितना है 150 है, तो नया वैल्यू आपको पता चल जाएगा कितना आना है, तो 110% ऑफ 150 काटेंगे 150 इंटू 11 कितना आ जाएगा 165, यानी कि आंसर नंबर बी है 81 का बी। 82 हम लोग करने जा रहे हैं 82।
82 का आंसर क्या आना है? इफ़ ₹81 हैज़ टू बी डिवाइडेड इंटू 2:7 रेशियो, तो ए का शेयर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले आपको वो जो बिजनेसमैन वाला किया था वो में 2:7 है ना, ए और बी, तो ए का जो रेशियो जो पार्ट बनेगा वो 2/9 बनेगा। कैसे? 2 और इसको प्लस कर दो 2/9, और बी का जो पार्ट बनेगा वो 7/9 बनेगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ए का शेयर पूछा है तो हम ए का साथ में टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 9 9 18। कितना आ जाएगा? 18। अगर हमको बी का पूछा होता तो हम यहाँ 81 मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। क्योंकि ए का पूछा है तो ए का वाला निकाल लो, ठीक। 83 ए 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ 3 डिजिट सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या? यहाँ पे बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जो कि 4 टाइम्स उसका डिजिट का सम का 4 टाइम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो 2 डिजिट अगर 15 है तो इसका सम करेंगे तो 1 + 5 हो जाए 6, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो ये तो 24 आ जा रहा है, ठीक है। तो वो सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं है। 42 का भी कर लो, 42 4 + 2 कर लो, ये कितना है? 6, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 24 आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपका 51 होगा, 5 + 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 का 4 टाइम्स कर दो, ठीक है, तो भी 24 आ रहा है, यानी ये तो आंसर है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे 24 है, 2 + 4, इसका आंसर आ रहा है 6, और इसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ रहा है? 24 आ रहा है, यानी कि ये नंबर का डिजिट को प्लस करने से, उसको 4 टाइम्स करने से वही नंबर मिलना चाहिए। यही तो आपका क्वेश्चन में बोला है ना, वही नंबर मिलना चाहिए, तो ये आपका 24 में मिल रहा है। उसके बाद दूसरा वाला भी चेक कर लो, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, और अगर डिजिट का प्रोडक्ट करें यानी कि 2 और 4 का प्रोडक्ट करें तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, और 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 का 3 टाइम्स करना है, प्रोडक्ट का 3 टाइम्स करने से भी वही नंबर मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लीजिए, क्योंकि इसको अगर आप बनाने जाएंगे तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, x + y का 4 टाइम्स और 3 टाइम्स xy, x × y, तो इसको आप बनाएंगे तो 4x + 4y = 3xy। फिर आपको क्या करना होगा? xy से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप x कैंसिल, y कैंसिल, xy कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/y तो 4/x = 3। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा 2 वेरिएबल के हिसाब से, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा बन जाता है, इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो अगर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे दिया है 0.5 का x है और यहाँ पे है 1/4, तो आप इसको करो 0.5 का मतलब 1/2 तो होता है, इसको x कर लो और यहाँ पे कर लो 1 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 1/2 का पावर क्या है? x है, और यहाँ पे 1/2 का होल पावर कितना है? 2 है। तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको? अगर बेस सेम है तो x का वैल्यू हमको मिल रहा है 2, ठीक है। 85 पे आते हैं। 85 3/4 ऑफ स्क्वायर ऑफ 5, तो 3/4 ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 क्या आएगा? तो 3/4 स्क्वायर करेंगे 5 का तो 25, यहाँ पे आएगा 3 × 25 75/4, 75/4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 86 पे आइए। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 3। अब क्योंकि कोन का रेडियस वॉल्यूम क्या होता है तो हमने इसको डिस्कस किया है, 1/3 πr² h होता है। कोन ऐसा होता है, अगर आपको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता है तो हमने बताया था आपको कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, और क्योंकि अगर पॉइंटेड है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो एरिया आपका यानी सर्कल का एरिया πr² और h तो है ही, डिवाइडेड बाय 3, फॉर्मूला बन गया ना ये। तो 1/3 पाई का वैल्यू डालेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू नहीं डालना है, पाई का फॉर्म में है। r का वैल्यू डालो, r कितना है? 3 है, तो 3 × 3
एच का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 डाल दो, 3 3 कैंसिल, 8 3 ज़ा 24 पाई, 24 पाई का यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, 87 पे आइए, 87 पे आइए, 87 पे आइए। 87 क्या बोल रहा है? इफ़ अ प्रिज्म हैज़ अ बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रिज्म किसको बोलते हैं? देखिए, जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और टॉप भी वही सेम हो उसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, पिरामिड क्या होता है? बेस जो है टॉप उसका पॉइंटेड होगा, जैसे कि मान लो ये आपका ये है और पॉइंटेड है, तो आप इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये होगा पिरामिड और ये होगा प्रिज्म। ठीक है, तो जिसको भी इसका फॉर्मूला नहीं पता है, मैंने आपको बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एरिया इनटू हाइट। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग इस प्रिज्म को ऐसे समझेंगे कि ये इसका बेस है और ये इसका टॉप है। ठीक है, तो बेस का एरिया क्या होगा ट्रायंगल का? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। और हाइट कितना होगा? हाइट ये है। ठीक है, और हाइट तो आपको दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20। ठीक है, निकाल लो आराम से। √3/4 ए का वैल्यू होगा कितना? 6 × 6 × 20 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 5। और 18 5 6 6 36 36 5 180 √3। इसका आंसर आएगा 180 √3। ठीक, तो जिनको भी पता नहीं है वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला जा सकता है, आपको पता हो जाना चाहिए। 88 क्वेश्चन नंबर 88 सीधा पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? देखो यहाँ पे भी उस फॉर्मूला को मैं अप्रूव करके दिखाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसको नहीं पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया इनटू हाइट। एरिया कौन सा? बेस का एरिया। बेस कैसा दिख रहा है आपको? बेस कैसा दिख रहा है आपको? πr² दिख रहा है, सर्कल है ना? हाँ, और हाइट लगा दो तो आ जाएगा πr²h। क्योंकि ये पॉइंटेड नहीं है तो क्योंकि इसमें बाई 3 करने का ज़रूरत नहीं है, तो πr² इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी डेराइव हो सकता है ना, फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89। एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। देखो स्फीयर ये होता है, हाँ, फुटबॉल शेप। कोई भी पॉइंट अगर सरफेस पे हो स्फीयर का तो उसका सेंटर तक का डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस बोलेंगे, है ना? तो ये बी हो गया रेडियस। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये मैंने की में थोड़ा जल्दबाजी में ये मार दिया था मैंने स्फीयर भर के। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझ जाना उसको, कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है। तो इसका एरिया होता है 2/3 πr³। कितना होता है? 2/3 πr³। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 90। उसके बाद हमारे पास आता है 91। क्वेश्चन नंबर 91 ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आप देखो ये एंगल अगर 30 होता है ना, तो ये अगर जितना भी होगा, ये जितना भी होगा परपेंडिकुलर उसका हाफ होगा। कितना होगा? हाफ होगा। सीधा ये एंगल अगर 30 है तो शॉर्टकट में डाल दो। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ आपको पता रहना चाहिए। इसको मैं निकाल के भी दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको मैंने बोल दिया ना ये 45 है, और अगर मैंने ये बोल दिया कि 45 है और ये वाला वैल्यू 10 है, तो याद रखो 45 एंगल पे ना ये वाला वैल्यू भी 10 होता है। ये दोनों मतलब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, और अगर 30 वाला वैल्यू पे ना ये इसका आधा होता है, तो आप ये कर दें शॉर्टकट। अगर आपको मालूम है तो आप कर सकते हैं ना, इसका आंसर डायरेक्ट 10। अगर शॉर्टकट नहीं मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री लगाइए पूरा बैठ के। अब कैसे लगाएंगे? देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते जमाना हो गया कितनी बार। ABC ये होगा 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एंगल है 30। अब आपको पता है ये होता है P, ये होता है H। ये क्या होता है? H। P और H में जो रिलेशन है वो किसका है? साइन का होता है। तो साइन 30 डिग्री लगाओ। P का वैल्यू है 20, H का वैल्यू हमको पता नहीं। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। सॉरी एक बार गलती हो गया, ये P है और ये H है ना, ये 20 होगा। ठीक है, तो 20 यहाँ से यहाँ गया
20/2 हो जाएगा। ये कितना आ गया 10, है ना। इसीलिए मैंने बोला जब भी आपको पता हो हाइपोटेनस का वैल्यू और ये वैल्यू अगर 30 है तो ये उसका आधा होगा, इतना याद रखो, आधा होगा। और ये शॉर्टकट है। और अगर ये वैल्यू 45 है तो ये दोनों हमेशा सेम होता है, ये याद रखो। यहाँ कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और जनरली क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, 45 दे के पूछेगा कि ये कितना, ये वैल्यू 20 है तो ये कितना होगा, ठीक है, तो 20 होगा शॉर्टकट में मान लो। क्वेश्चन नंबर 92, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल जिसका एरिया, सर्कल का एरिया कितना दिया हुआ है 49 पाई। एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, तो 49 पाई कैंसिल, आर का वैल्यू कितना होगा 49 का रूट यानी कि 7। तो सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर सर्कल का। तो 2 पाई, आर का वैल्यू है 7 इंटू 2 14 पाई आ जाएगा इसका आंसर। तो ये है आपका 92 का आंसर 14 पाई। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 93, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये सीधा सीधा है, ऐसा होता है। दो अगर ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर है, मान लो ABC DEF, तो इसका एरिया ABC का एरिया और एरिया ऑफ DEF ये जो ना हमेशा इक्वल होता है, इसका जो रेशियो इक्वल होता है वो हमेशा किसी साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि जैसे ये साइड और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग बोला जाता है। तो AB/DE का स्क्वायर का इक्वल होता है, किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, सिर्फ इसी का नहीं, ये वाला चाहे ये वाला। आप इसको लिख सकते हैं AC/DF का स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं BC/EF का स्क्वायर। स्क्वायर का इक्वल होता है, कहने का मतलब डायरेक्ट थ्योरम है ये, ठीक। थ्योरम पढ़ो अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरम पूछा जा रहा है। देखो 94 भी थ्योरम है। बोला टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ पे तो बनाने का भी जरूरत है। ABC अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है DEF का, ठीक है, तो आप बताइए कि एंगल A का इक्वल कौन होगा। तो यहाँ से यहीं से देख लिया जाता है, A का इक्वल होता है D, यहाँ से B का इक्वल पूछेगा तो कौन सा है E है, C का इक्वल पूछेगा तो कौन सा है F है। बहुत इजी। अगर आपको पूछ देता है कि साइड कौन सा इक्वल होगा, तो आप यहीं से निकाल सकते हैं AB और DE। देख लो यहाँ पे दिया भी है, क्वेश्चन में दिया भी है AB और DE इक्वल है। फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं BC और EF, देखो यहाँ पे भी दिया है BC और EF, देख रहे हो BC और EF। और एक होगा AC/DF। तो कुछ डायग्राम बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंट का केस है तो ऐसे ले लो आराम से। उसके बाद आपको पूछ रहा है रेडियन में 12 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, रेडियन में 12 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, 12 डिग्री का वैल्यू अगर आपको पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, पाई बाय थीटा इंटू 360 इज इक्वल टू 12। हाँ, यहाँ नहीं, ये वाला मत लगाओ आप, एक मिनट, ये नहीं होगा। आप यहाँ पे ऐसे करो, सिंपल सा, आप कर दो 180 डिवाइडेड बाई जो भी आपका एंगल है। इसका रेडियन में वैल्यू पूछ रहा है ना, शॉर्टकट में आप क्या करो 180 डिवाइडेड बाई 12 करो, कितना आ रहा है 15 आएगा, ठीक है। तो रेडियन में इसका वैल्यू पाई/15 हो जाएगा। अगर मान लो आपको पूछा होता कि 15 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, तो इसका आंसर जो भी आता है वही पाई का नीचे लगा दो। तो बहुत सिंपल है, इसमें और आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो मैं आपको पूछूं कि बताओ 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, तो आप क्या करो 180 को 30 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 180 को 30 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा पाई/6। क्या होगा पाई/6, ठीक। तो आप 180 को 12 से डिवाइड करो, आपका जो भी आंसर आ रहा है वो पाई का नीचे लगा दो,
ये आपका रेडियन में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, उसके बाद 96 का क्वेश्चन क्या है, देखो √8 इंटू √2 इंटू 1/9। तो आपका √8 हो गया 2√2 इंटू, इसको लिख सकते हैं √2, इसको लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करो तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे है 1/3, इसका आंसर आएगा 4/3। आपका आ रहा है 4/3 96 का। 97 तो 97 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है द एवरेज मार्क ऑफ 4 स्टूडेंट का एवरेज मार्क 70 है, यानी टोटल मार्क चारों स्टूडेंट का क्या होगा 4 × 70, टोटल मार्क 4 × 70। तो चारों का टोटल मार्क्स अगर निकालना हो तो 4 × 70 करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 280। अगर चारों का टोटल मार्क 280 है, इसमें से 3 का बता दिया है, कितना है 3 का 71, 69 और 50। तो इन सबको प्लस कर लो, कितना आ रहा है 71, 69 और 50, 71, 69 और 50, ये आ गया वो आपका 190 हो गया, है ना। और चारों का मार्क्स प्लस करके कितना था, मान लो x 71, 69 और 50, ये चारों का मार्क्स कितना था 280। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 280 से 71 माइनस 69 माइनस 50 कर देंगे, है ना, 280 से, और ये सब का सम कितना था 190 था। अगर 190 इसमें से निकल गया तो आपका कितना बचा 90 बचा। ठीक है, 190 माइनस कर देंगे ना 280 से सीधा, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर कितना आ गया 90, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 98 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अगर बोल रहा है ना कि कोई अमाउंट अपने आप को 6 साल में डबल कर लेता है, यानी कि कोई प्रिंसिपल है x था, वो अपने आप को 6 साल में डबल कर लेता है, अमाउंट कितना बन जाएगा 2x, कितना, यानी कि इंटरेस्ट लग के जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना हो गया डबल हो गया। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आपको पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, 2x माइनस x करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है P × R × T/100। अब SI का वैल्यू x है, क्योंकि है ना डिफरेंस कितना आ रहा है x आ रहा है, प्रिंसिपल भी कितना है x है, क्योंकि डबल कर ले रहा है ना, तो जितना प्रिंसिपल होगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, टाइम अगर 6 साल है और ये 100 है, तो देखो सबसे पहले तो क्या काम करना है, ये 100 जाएगा इसके साथ में, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये x और r और 6, ये x और 6 जो है ना इंटू है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x × 6, x कैंसिल। ठीक है, यहाँ बचा क्या r बचा, तो 100 डिवाइडेड बाई 6 r का वैल्यू होगा, 100 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 16.66666, है ना, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 98 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, इफ़ अ गार्डनर परचेज अ प्लांट एट ₹100 एंड सेल एट 25% प्रॉफिट, बहुत इजी है, सेल करेगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + R/100, यही तो फॉर्मूला होता है ना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो ये हो गया 125, 100 + 25 125 बाई 100, ये 5/4 आएगा, 4 से ये कटेगा 25 × 5 125, कितना आ जाएगा 125। वैसे भी कोई वैल्यू अगर 100 हो ना तो उसमें परसेंटेज को प्लस कर दो, वही आपका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉस्ट प्राइस फिर से 100 है, ठीक है, और बेचा कितना में 85 में बेचा है, तो लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, तो देखो माइनस करो कितना का लॉस हो रहा है 15। अगर कोई वैल्यू 100 है ना तो जो आपका डिफरेंस आता है वही आपका परसेंटेज है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है
तो जो उससे कम आएगा, जितना कम आएगा वही उसका लॉस परसेंटेज एंड लॉस है, और जितना ज़्यादा आएगा वही उसका प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 50 क्वेश्चन देखा। अब देखिए इसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या क्या देखने को मिला है। एनालिसिस पॉइंट व्यू से आपको मैं ये बताना चाहूँ, सबसे पहले तो आप NCERT पढ़िए, सबसे बेस्ट रहेगा 8, 9 और 10 का प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो। बाकी कोई बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, बाकी कोई बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी मार्केट से बुक लेने। NCERT पढ़ो दबा के, NCERT पढ़ो, सारा का सारा क्वेश्चन NCERT से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद आप अगर सेक्टर देखेंगे कि कौन से सेक्शन से कितना ज़्यादा आया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं देखूं नंबर्स में, तो नंबर्स में क्वेश्चंस कम है। उसके बाद अगर मैं देखूं HCF और LCM में, तो यहाँ पे भी इस बार क्वेश्चन कम पूछा गया है। LCM HCF इस बार एवरेज में क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज का, जैसे कि एक तो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है एवरेज में। ठीक है, आप देख लो, एक तो यहीं सामने है 97 नंबर का क्वेश्चन, 97 नंबर का क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन था। उसके बाद एक जो बार ग्राफ में एक क्वेश्चन था वो भी एवरेज का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया है एवरेज से। उसके बाद आपका ज्योमेट्री पोर्शन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि ज्योमेट्री से आपका सर्कल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, और इसमें मिलाकर आपको सर्कल्स, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स से कम आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया। फिर मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन भी इसी में मिला देंगे तो 10 से ज़्यादा आ गया, सॉरी 10 से ज़्यादा हो गया, 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, 10 क्वेश्चन इसमें है, मेंसुरेशन से 6 क्वेश्चन है, तो आपका 10 लगभग 16 क्वेश्चन जो है वो आपका ज्योमेट्री पोर्शन से पूछ दिया, ज्योमेट्री पोर्शन से पूछ दिया गया। ठीक है, परसेंटेज से कुछ क्वेश्चंस है, छोटा मोटा क्वेश्चन 1-2। प्रॉफिट लॉस से सामने आपको 3-4 क्वेश्चन दिख रहा है, प्रॉफिट लॉस से सामने 4-5 क्वेश्चन आपको आया है। रेशियो से आपका देखिए, रेशियो से क्वेश्चन जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सभी क्वेश्चन में ज़्यादातर में रेशियो लगा ही दिया जाता है, तो इस बार 5-6 क्वेश्चन जो है रेशियो से भी पूछा गया है, 5-6 क्वेश्चन रेशियो से भी पूछा गया है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो हमेशा मस्ट रहता है। उसके बाद देखो आप कौन सा सेक्शन नहीं पूछा गया है ज़्यादा, अगर आप देखेंगे कौन सा सेक्शन नहीं पूछा गया। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री को ऐड करना चाह रहा था। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है, 6 क्वेश्चन आया है उससे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से 6 क्वेश्चन आया है, तो ट्रिग्नोमेट्री को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत बड़ा पार्ट निकल के आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। श्रेड्स एंड इंडिसेस से कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, नंबर्स आपका जो है 1 वेरिएबल यानी अलजेब्रिक मैथ्स से, क्योंकि हमने इसको शॉर्टकट से भी कर लिया तो अलजेब्रा लगाना नहीं पड़ा है, लेकिन अलजेब्रा से भी आपका क्वेश्चन है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल से, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन है, जो कि आपका 5-6 क्वेश्चन हमको देखने को मिला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। श्रेड्स एंड इंडिसेस से 1-2 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला था श्रेड्स एंड इंडिसेस से। उसके बाद आपका एज से एक क्वेश्चन मिला है, जबकि एज और ये जो भी है वो सब 2 वेरिएबल्स में और 1 वेरिएबल्स में हम लोग काउंट करते हैं, तो अलजेब्रिक मैथ्स में ही काउंट हो जाता है वो। ठीक है, ये आपका आया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन है। मैं ये आपको बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि ना बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है, सर टाइम एंड वर्क कराइए, टाइम एंड वर्क कराइए, टाइम एंड डिस्टेंस कराइए। आप क्वेश्चन उठा के देखो, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, और बहुत लोगों को इसको बहुत टफ लगता है क्वेश्चन करने के लिए, बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो आप फोकस करो उन चैप्टर्स पे जिस पे मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मार्जिन्स हो। जैसे कि ज्योमेट्री पोर्शन देख रहे हो, ज्योमेट्री पोर्शन कुछ अलग ही निकल के आया है। ठीक है, अलजेब्रा ये आपका
6 बोला था मैंने, 7-8 होगा इसमें, 6 नहीं 7-8, 8 क्वेश्चन के करीब है। ज्योमेट्री पोर्शन से 15-16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख रहे हो ये पोर्शन कितना बड़ा है। ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन जो है वो 5-6 क्वेश्चन मिला हमको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन से, तो बहुत बड़ा सेक्टर जो है ना वो आपको पूछा गया। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो ग्राफिकल क्वेश्चंस है ये बहुत इजी होता है और इसको आप किसी एक पर्टिकुलर में नहीं ले सकते। आप जस्ट ग्राफ पहचानने अगर आपको आता है तो देखिए, यहाँ परसेंटेज पूछा था, यहाँ एवरेज पूछा था, है ना, परसेंटेज पूछा था, एवरेज पूछा था। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ तो पूछा है कि इससे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं है। ये 2 को तो देखकर आप बता सकते हैं। बाकी 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एवरेज और परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ग्राफिकल क्वेश्चन जो है ना, ऑल डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज, एवरेज, इसी पे डिपेंड होता है। तो आप उसी के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन है आप देखिए, फोकस एरिया क्या है हमारा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन और अलजेब्रा। आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इसको आप फोकस कीजिए ज़्यादा। आने वाले एग्जामिनेशन में भी APSSB के LDC UDC में इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया खबर के साथ। थैंक यू।